आंकड़ों के वर्गीकरण की 4 विधियों की चर्चा करते हैं। पहला, आंकड़ों का काल के आधार पर वर्गीकरण। समय के अनुसार आंकड़ों को वर्गीकृत किए जाने को काल अनुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण में समय के आधार पर आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है, जैसे दशक, वर्ष, तिमाही, मासिक, साप्ताहिक या दैनिक आदि। समय काल या समय अवधि के आधार पर आंकड़ों को वर्गीकृत कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए मासिक वर्षा, साप्ताहिक मूल्य वृद्धि, दैनिक तापमान, वार्षिक कृषि उत्पादन आदि। इसमें काल को अर्थात समय को आरोही या अवरोही क्रम में वर्गीकृत किया जाता है। काल अनुक्रमिक वर्गीकरण का एक उदाहरण आप देखिए। भारत की जनसंख्या दी गई है इस सारणी में। वर्ष 1951 से लेकर 2011 तक भारत की जनसंख्या दी गई है। इस उदाहरण में भारत की जनसंख्या को समय के आधार पर आरोही क्रम में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक दशक की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या के आंकड़े वर्गीकृत किए गए हैं। इस सारणी से हम सरलता से तुलना करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस दशक में जनसंख्या में वृद्धि दर सबसे अधिक रही तथा किस दशक में जनसंख्या में वृद्धि दर सबसे कम है। आंकड़ों के वर्गीकरण का दूसरा आधार है आंकड़ों का स्थान के आधार पर वर्गीकरण। स्थान के आधार पर आंकड़ों को वर्गीकृत किए जाने को स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण में भौगोलिक स्थिति के संदर्भ के अनुसार आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है, जैसे देश, राज्य, शहर, जिला, कस्बा या गांव। भारत में जनसंख्या के आंकड़ों को राज्यों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जिससे हमें राज्यों के बीच में तुलना करने में सरलता होती है। कौन सा राज्य कृषि उत्पादन में आगे है, कौन सा राज्य साक्षरता दर में अव्वल नंबर पर है, किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यह सब निर्णय हम स्थानिक वर्गीकरण के आधार पर ही ले पाते हैं। स्थानिक वर्गीकरण का एक उदाहरण देखिए। इस सारणी में विभिन्न देशों में गेहूं की उपज के आंकड़े दिए गए हैं और इन्हें देशों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इस उदाहरण में विभिन्न देशों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर गेहूं की उपज के आंकड़ों का वर्गीकरण किया गया है। 6 देशों में प्रति एकड़ गेहूं की उपज के आंकड़ों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। इससे विभिन्न देशों में यह तुलना की जा सकती है कि किस देश में गेहूं की उपज अधिक है तथा किस देश में गेहूं की उपज कम है, तथा यह निष्कर्ष सरलता से निकाला जा सकता है कि किस देश में गेहूं के उत्पादन की बेहतर तकनीक है। आंकड़ों के वर्गीकरण का तीसरा आधार है आंकड़ों का गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना। गुण एक ऐसी विशेषता होती है जिसे संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता। गुण को केवल गुणात्मक विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। गुणात्मक विशेषताओं पर आधारित आंकड़ों का ऐसे वर्गीकरण को गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए धर्म, जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, साक्षरता, वैवाहिक स्थिति आदि ऐसे गुण हैं जिनका परिमाणन नहीं किया जा सकता। जब गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना होता है तब मदों के अंतर गुणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर किया जाता है। एक गुण की विशेषताओं में अंतर किसी प्राकृतिक सीमांकन के आधार पर किया जाता है। इस प्राकृतिक अंतर के आधार पर उस समूह का निश्चित कर सकते हैं जिसमें किसी एक विशेष मद को वर्गीकृत किया जाना है। उदाहरण के लिए यदि हम साक्षरता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तब एक समूह अक्षर ज्ञान वाले व्यक्तियों का होगा तथा दूसरा समूह उन व्यक्तियों का होगा जिन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं है या वह निरक्षर हैं। गुणात्मक विशेषता के आधार पर वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है। किसी एक गुण के आधार पर किया जाने वाला साधारण वर्गीकरण तथा एक से अधिक गुणों के आधार पर किया जाने वाला बहुगुणीय वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण का उदाहरण
इस उदाहरण में किसी देश की जनसंख्या को गुणात्मक चर लिंग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। प्रथम चरण में आप देखेंगे यह वर्गीकरण पहली विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित है, जैसे पुरुष या पुरुष नहीं। जो पुरुष नहीं है वो स्त्री है। इन दो विशेषताओं को आगे दूसरी विशेषता वैवाहिक स्थिति की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर विभाजित किया गया है। आंकड़ों के वर्गीकरण का चौथा आधार है आंकड़ों का मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। आंकड़ों में संग्रह की गई सूचनाओं की प्रकृति मात्रात्मक होती है। जब ऐसी विशेषताओं के संग्रहित आंकड़ों को वर्गों में समूहित किया जाता है तो वर्गीकरण मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है। आंकड़ों की परिवर्तनशील विशेषताओं को, जिन्हें संख्यात्मक रूप में प्रकट किया जा सकता है, चर कहते हैं। मजदूरी, आयु, ऊंचाई, भार, दूरी, छात्रों के अंक आदि से संबंधित आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं। यह सभी चर कहलाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यह सभी चर मात्रात्मक रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। मात्रात्मक वर्गीकरण को बारंबारता वितरण या बारंबारता सरणी के रूप में दिखाया जाता है। बारंबारता वितरण सामान्यतः आंकड़ों को वर्गों में व्यवस्थित करता है तथा इन वर्गों में से प्रत्येक में आने वाले प्रेषण की संख्या बारंबारता को दिखाता है। मात्रात्मक वर्गीकरण का एक उदाहरण देखिए। 100 विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र में प्राप्त अंक का बारंबारता वितरण यहां दिखाया गया है। इस उदाहरण में अपरिष्कृत आंकड़ों के रूप में लिए गए 100 विद्यार्थियों के अंकों को मात्रात्मक आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इन अंकों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करके उनकी बारंबारता ज्ञात की गई है। इसे बारंबारता वितरण कहते हैं, जिसके विषय में हम इस अध्याय में आगे चर्चा करेंगे। मात्रात्मक वर्गीकरण करने के पश्चात हमारे लिए आंकड़ों की तुलना करके निष्कर्ष निकालना सरल हो गया है। हम सरलता से बता सकते हैं कि 90 से 100 तक अंक पाने वाले 4 विद्यार्थी हैं। चर की अवधारणा क्या है? एक गुण या मद जिसका मान समय समय पर और वस्तु दर वस्तु बदलता रहता है, उसे चर कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की मांग उसकी कीमतों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार मांग एक चर है। सरल शब्दों में कहें तो किसी तत्व की वह विशेषता जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है, चर कहलाती है। चरों को सामान्यतः x, y और z अक्षरों से व्यक्त किया जाता है और यह विशेष मानदंडों के आधार पर एक दूसरों से भिन्न होते हैं। किसी अनुसंधान के दौरान आय संबंधी आंकड़े एकत्र करने पर सभी व्यक्तियों की आय भिन्न भिन्न पाई जाती है। इस प्रकार आय भी एक चर है। एक विद्यालय में विद्यार्थियों के भार संबंधी एकत्र किए गए आंकड़े भी भिन्न भिन्न विद्यार्थियों में भिन्न भिन्न भार दिखाते हैं। इस प्रकार भार एक चर है। चरों को व्यापक तौर पर संतत और विविक्त या खंडित चरों में बांटा जाता है। विविक्त या खंडित चर क्या होते हैं? वह चर जिसके मान परिमित हों या फिर गणितीय रूप से परिमित हो। किसी भी स्थिति में यह किसी अंतराल के सभी मूल्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके मान केवल परिमित उछाल से बदलते हैं। यह उछाल एक मान से दूसरे मान के बीच होते हैं, परंतु उसके बीच का कोई मान नहीं आता। खंडित चर एक ऐसा चर है जिसका मूल्य निश्चित होता है तथा जिसके विभिन्न मूल्यों में एक निश्चित अंतर होता है। सामान्यतः इसका मूल्य भिन्न संख्या में नहीं होता, किंतु विशेष परिस्थितियों में भिन्न संख्याओं में समान और निश्चित अंतर है तो वह खंडित चर हो सकता है। प्राय यह किसी वस्तु की गणना का परिणाम होता है जो पूर्ण संख्याओं में बढ़ता है। उदाहरण के लिए एक परिवार के सदस्यों की संख्या, किसी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या आदि खंडित चर के उदाहरण हैं, क्योंकि परिवार के सदस्यों की संख्या दशमलव में नहीं होती। इसी प्रकार किसी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या भी पूर्ण अंक में होती है। दूसरे तरह का चर है संतत या अखंडित चर। संतत चर का एक निश्चित सीमांत के अंदर कोई भी मान हो सकता है। इसके मूल्यों में कोई निश्चित अंतर नहीं होता है।
यह पूर्णांक मान जैसे 1, 2, 3 आदि, भिन्नात्मक मान जैसे 1/2, 2/3, 2/4 आदि, तथा वे मान जो यथातथ्य भिन्न नहीं है जैसे 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल आदि हो सकता है। अखंडित चर किसी भी कल्पित मान को अभिव्यक्त करने में सक्षम है और इनके मानों का अनंत श्रेणी में बांटा जा सकता है। यह किसी वस्तु के परिमापन का परिणाम होता है, जैसे एक कक्षा में विद्यार्थियों का भार, एक परिवार के सदस्यों की आयु या एक नगर में निवासियों की मासिक आय। उदाहरण के लिए किसी बालक का कद एक निश्चित सीमा के अंतर्गत कोई भी मान हो सकता है। यह संपूर्ण संख्या वाले मान जैसे 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 105 सेंटीमीटर आदि हो सकता है। इसके साथ ही यह भिन्नात्मक मान भी हो सकता है, जैसे 90.85 सेंटीमीटर, 102.34 सेंटीमीटर आदि, जो पूर्णांक नहीं है। इस प्रकार ऊंचाई चर किसी भी कल्पित मान को अभिव्यक्त करने में सक्षम है और इसके मान को अनंत श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यह एक संतत चर है। एक तुलना द्वारा हम खंडित तथा अखंडित चरों के बीच के अंतर को समझते हैं। विद्यार्थियों की संख्या सदैव पूर्ण संख्या में होती है। इसमें दो पूर्ण संख्याओं के बीच का मान नहीं हो सकता। संख्या 34 होगी या 35, 34.5 नहीं हो सकता, इसलिए यह खंडित चर है। जबकि विद्यार्थियों का भार पूर्ण संख्याओं के बीच का मान भी हो सकता है, जैसे 54.800 किलोग्राम, इसलिए यह अखंडित चर है।